हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्नब प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल रेलवे टॉकीज विद अर्नब में। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंसेंटिव स्कीम जो है वो वर्कशॉप पे लागू होता है और कहाँ कहाँ पे लागू है और कहाँ नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। आज का जो दोस्तों ये वीडियो है, यहाँ पे मैं वर्कशॉप्स में जो जेई हैं या एसएससी हैं उनका काम क्या है और वर्कशॉप का स्ट्रक्चर क्या होता है। वर्कशॉप के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वहाँ भी इंसेंटिव्स कहीं है और कहीं नहीं है। खास करके वर्कशॉप के बारे में जितनी भी सारी जानकारी है इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी और आप इसको एक मास्टर वीडियो की तरह ले सकते हैं। वर्कशॉप से रिलेटेड फिर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रह जाएगा। तो एक बार दोस्तों हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्कशॉप का पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई वर्कशॉप है आपका। वर्कशॉप दोस्तों देखिए तीन टाइप के नहीं, दो टाइप के होते हैं, क्योंकि मान लीजिए जहाँ पे ओनली प्रोडक्शन होता है तो उसको फिर हम लोग पीयू कहते हैं, प्रोडक्शन यूनिट। वर्कशॉप दोस्तों एक होता है कि जहाँ पे बस मेंटेनेंस होता है, ठीक है, या तो कोच का या तो वैगन का या तो लोको का। लोको में डीजल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। और एक होता है दोस्तों जहाँ पे मेंटेनेंस प्लस प्रोडक्शन दोनों होता है। एग्जाम्पल आप जमालपुर वर्कशॉप का ले सकते हैं, वहाँ पे डीजल लोको का मेंटेनेंस होता है और प्रोडक्शन होता है आपका क्रेन्स का। उसके बाद बीएलसी वैगन का, ये दोनों प्रोडक्शन भी होता है वहाँ पे। तो वर्कशॉप दो टाइप के होते हैं। वर्कशॉप के अंदर जो है दोस्तों आपके जो मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ही इज CWM, चीफ वर्क्स मैनेजर। इनके अंडर में होते हैं डिप्टी लेवल के ऑफिसर, डिप्टी सीएमई मैन्युफैक्चरिंग हो सकते हैं, डिप्टी प्रोडक्शन हो सकते हैं, डिप्टी इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। फिर आपके सिविल के भी जो डिप्टी लेवल के हो सकते हैं या तो फिर असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के होंगे तो AEN कहलाएंगे सिविल के लिए। और इनके अंडर में ही दोस्तों आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। आप जैसे मान लो जेई मैकेनिकल वर्कशॉप में गए या फिर जेई इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में गए या SNT में आपको वर्कशॉप मिला है या सिविल में मिला है, तो जो भी आपके खास करके SNT जो है वो प्रोडक्शन के अंदर ही आ जाता है। M के अंदर आपका मैकेनिकल भी यहाँ पे भी कवर होगा आपका। एक्चुअली ये सब जो डिपार्टमेंट बटे होते हैं दोस्तों वर्कशॉप में एज पर वर्क होते हैं। प्रोडक्शन का मतलब है कि डायरेक्टली जो ओवरहॉलिंग में इन्वॉल्व है, मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या कि कोच आया, उनके पास ही आया, पहले उन्होंने सारा चीज़ खोला कंपोनेंट को, फिर कंपोनेंट बिखर गए, अलग अलग सेक्शन में चले गए। सपोर्टिंग शॉप्स मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग के पास चला गया, जहाँ पे व्हील चला गया, कहीं स्प्रिंग चला गया। फिर प्रोडक्शन क्या है कि फिर सबको एक जगह ला के ओवरहॉलिंग करके फिर से पूरा कोच को एक जैसा जोड़ के फिर से निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी जैसे मान ले इलेक्ट्रिकल सपोर्ट इनको पड़ता है ना, जैसे कि कोच में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो भी हैं उसको भी तो ओवरहॉलिंग करना पड़ता है, उसको भी खोल के ठीक करना पड़ता है जो खराब रहता है, या फिर उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो वो कंपोनेंट डिप्टी इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। फिर आपका सिविल में क्या होता है दोस्तों, सिविल में वर्कशॉप का स्ट्रक्चर ऑडिट होता है। जैसे कि सेट्स हैं बहुत पुराने, उसका ऑडिट होगा, सेफ्टी ऑडिट होगा, कहीं कॉलम, कहीं सेट, कहीं स्ट्रक्चर, मतलब पर्लिन, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सारा सेफ्टी ऑडिट होता है, मेंटेनेंस होता है टाइमली। और आपका जो है कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ नया स्ट्रक्चर हमको बनवाना है, स्टोर बनवाना है, गोडाउन बनवाना है या फिर शेड बनवाना है, तो वो फिर सिविल वाले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि एज ए जेई आप क्या वर्क करोगे ये पहले समझो। मान लो एक वर्कशॉप है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर शॉप्स होते हैं। वर्कशॉप में अलग अलग शॉप्स होते हैं। तो मान लो एक डब्बा है जैसे रेल का, इसमें चक्का लगा हुआ है, इसमें इसका बॉडी है, कोच का अपना एक बॉडी है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, चक्के में बॉगी में चक्का है, फिर बॉगी में आपका स्प्रिंग होता है, फिर आपका अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो खुलने के बाद बिखर जाते हैं। तो तब आपको समझ में आएगा जब एक बार प्रैक्टिकल देखोगे। मगर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हर कंपोनेंट का एक ना एक शॉप होगा। स्प्रिंग के लिए अलग होगा, व्हील के लिए अलग होगा, बॉगी के लिए अलग होगा। बॉगी मतलब यहाँ कोच का जो होगा बॉडी ठीक करने के लिए कोरोजन होता है, उसको काट के फिर से लगाने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए उसका कोरोजन से रिपेयर शॉप होता है। तो ऐसे से बहुत सारे शॉप्स होते हैं अलग अलग, ये ब्रांच ऑफिसर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी शॉप में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ऐसे ही किसी एक शॉप में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। मान लो उस शॉप में अब क्या है कि इस शॉप में एक होंगे आपके हेड जो होंगे SSC इंचार्ज, वो इंचार्ज इस शॉप के हो गए। इनके अंडर ढेर सारे SSC, मतलब मान लीजिए 7-8 SSC हैं, और आप भी इन्हीं के अंडर रहोगे, जेई भी इन्हीं के अंडर रहते हैं। मगर जेई क्या होता है कि काम कैसे होता है कि मान लीजिए एक शॉप है, तो इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं बटे हुए। तो
एसएससी इंचार्ज पूरे शॉप का इंचार्ज होता है और एक एक एसएससी एक एक सेक्शन का इंचार्ज हो जाते हैं। एक एक एसएससी एक एक सेक्शन का इंचार्ज हो जाते हैं और उनके साथ हेल्पिंग हैंड में जेई रहते हैं। तो मान लीजिए एक सेक्शन है, इसमें एक एसएससी है और 2 जेई है। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर। आपके अंडर कौन रहेंगे? आपके अंडर रहेंगे एमसीएम जो हेड टेक्नीशियन है, टेक 3 रहेंगे, टेक्नीशियन 2 रहेंगे, टेक्नीशियन 1 रहेंगे, ग्रुप डी स्टाफ रहेंगे जिसको हेल्पर कहा जाता है। तो ये सारे ग्रुप को आपको इन्वॉल्व करा के काम को निकालना है, काम को करवाना है, आउटटर्न देना है। आप डायरेक्टली इनको कंट्रोल करोगे, देखोगे ये कैसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सुपरविजन में, आपके सुपरविजन में इनको आउटटर्न निकालना है और आपके साथ आप एज ए हेल्पिंग हैंड रहोगे। बाकी जो मेन काम है, जब मान लीजिए कोई भी साइनिंग अथॉरिटी का वर्क है या फिर कुछ डिसिसिव वर्क है या फिर एसएससी का वर्क, ये भी है कि मान लीजिए बहुत सारा चीज़ें आप तो ग्राउंड लेवल पे सुपरविजन कर रहे हो मगर अपर लेवल पे आपसे नहीं संभल रहा है, तो एसएससी संभालते हैं। आप एसएससी एंड जेई दे वर्क टुगेदर एंड जेई विल एक्ट एज ए हेल्पिंग हैंड टू एसएससी, दिस इज द फैक्ट। ओके, आप जब 2 साल 3 साल जेई के तरह वहाँ पे हेल्पिंग हैंड में काम कर लोगे तो फिर खुद आप एसएससी बन जाओगे, आप खुद सेक्शन को संभालोगे फिर। तो जस्ट मान लीजिए कि आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है 2-3 साल का, जब आप एसएससी के साथ काम करते हो, फिर बाद में खुद एसएससी बन के उस सेक्शन को संभालते हो। हाँ, ये भी होता है कि फिर आपका ट्रांसफर भी होते रहता है। मान लीजिए एक वर्कशॉप के अंदर ही डिफरेंट शॉप्स में एक शॉप के अंदर ही डिफरेंट सेक्शन में आपका ट्रांसफर होते ही रहेगा। 1 साल 2 साल 3 साल में जगह एक ही रहता है, एक ही शॉप में, कभी इस सेक्शन में कभी उस सेक्शन में। तो वैसे आपका काम रहेगा। ठीक है, काम का क्या है दोस्तों, यहाँ पे शिफ्ट का बहुत बच्चे पूछ रहे थे। तो वर्कशॉप में देखिए खास करके 3 शिफ्ट होते हैं। एक होता है मॉर्निंग, एक होता है डे, एक होता है नाइट। नाइट सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। ठीक है, तो शिफ्ट का मेन क्या है, मॉर्निंग में क्या होता है, शिफ्ट 6 बजे से 8 घंटा तक आपका रहेगा, 2 बजे तक 7.5 घंटा काम है, आधा घंटा लंच है। फिर आपका डे वाला क्या रहेगा, जो नॉर्मल शिफ्ट जिसको कहते हैं, जनरल शिफ्ट जिसको कहा जाता है, तो 9 से 5 रहता है। फिर नाइट शिफ्ट आपका 10 से 6 रहता है। नाइट सब में नहीं रहता है, जहाँ जहाँ ज़्यादा वर्कलोड है वहाँ नाइट शिफ्ट चलाया जाता है। जहाँ जहाँ नाइट शिफ्ट चलाया जाएगा तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर यह है कि वर्कशॉप में अगर आपका पोस्टिंग है तो आप एक ही जगह आओगे, रोज एक ही जगह से जाओगे, तो आप कहीं भी अपना घर ले सकते हो। एचआरए अगर मिल रहा है तो आप फ्लैट भी लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप एक ही जगह से आओगे जाओगे। यहाँ पे अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ तो अच्छा मेंटेन कर सकते हो आप, क्योंकि खास करके आप 8 साढ़े 8 9 घंटा में आराम से फ्री हो सकते हो रोज, और अपने फैमिली को भी टाइम देके अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हो। एक खासियत और है वर्कशॉप में दोस्तों कि सैटरडे यहाँ पे आपको हाफ मिलेगा, हाफ ही सैटरडे रहेगा, तो आपको 1.5 दिन की छुट्टी पर वीक आपको एवेल करने को मिलेगी। ये एक मज़ेदार बात है। चलो मेन मुद्दा देखते हैं कि इंसेंटिव का क्या है। तो दोस्तों एक चीज़ आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए, कुछ कैडर्स होते हैं जो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं है, मैं पहले उनको ही बता देता हूँ। जैसे कि होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो भी आरपीएफ के अंदर रहेगा, वर्कशॉप में आरपीएफ भी होते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा होता है दोस्तों डिजाइन एंड ड्राइंग। डिजाइन एंड ड्राइंग हर डिपार्टमेंट में होता है, मैकेनिकल का भी डिजाइन ड्राइंग है, इलेक्ट्रिकल का भी डिजाइन ड्राइंग है, सिविल का भी डिजाइन ड्राइंग है, तो आप एलिजिबल वहाँ पे इंसेंटिव के लिए नहीं होइएगा। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है। इंस्पेक्शन क्या होता है कि जो भी आप ठीक ठाक करते हो तो उसको कोई इंस्पेक्ट भी करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की तरह वर्क करता है, ये भी एलिजिबल नहीं होते हैं इंसेंटिव के लिए। वर्कशॉप के अंदर अपना स्टोर भी होता है जहाँ डीएमएस सीडीएमएस वर्क करते हैं, ये भी एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा हेल्थ यूनिट होता है, मेडिकल वाले, ये भी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो एलिजिबल कौन कौन होते हैं, बाकी जो भी बचे, जेई मैकेनिकल में जो जा रहे हैं, जेई इलेक्ट्रिकल में जो जा रहे हैं, ओनली एक्सेप्ट डीएनडी डिजाइन एंड ड्राइंग को छुड़ा के। जेई सिविल में भी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, वो एलिजिबल होंगे, मगर जेई सिविल में ज़्यादातर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो ऑडिट करते हैं स्ट्रक्चर्स का, तो ऐसे जेई सिविल वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे इंसेंटिव के लिए। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जेई सिविल तो चलिए एलिजिबल नहीं है इंसेंटिव के लिए, मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्कशॉप के अंदर ही जो कि प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, ना ही मेंटेनेंस कर रहे हैं, मगर एज ए हेल्पिंग हैंड काम कर रहे हैं, जैसे एमएनपी, मशीनरी एंड प्रोग्राम। इनका काम क्या है कि क्या क्या मशीन खराब हुआ, क्या क्या रिपेयर होना है, क्या क्या नया मंगवाना है, सारा चीज़ ये देखते हैं। एक होता है मिल राइट। मिल राइट में आपकी पोस्टिंग होगी एज ए जेई मिल राइट। मिल राइट का काम क्या है, मेंटेनेंस करना। जितने भी मशीन्स कल कारखाने हैं, इलेक्ट्रिकल का अपना मिल राइट होगा जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स को देखेगा, मैकेनिकल का अपना मिल राइट होगा जो मैकेनिकल की मशीन को देखेगा, उसको मेंटेनेंस करता है, इन हाउस मेंटेनेंस, खोल के ठीक करना, तो ये मिल राइट। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये भी एलिजिबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एलिजिबल नहीं होते हैं, मगर एट ए रेड्यूस्ड रेट। खास करके मतलब समझ लीजिए कि जो भी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं
आपके प्रोडक्शन या मेंटेनेंस में, वो 100% इंसेंटिव होता है। जो इनडायरेक्ट मतलब कि सपोर्ट टीम जिसको कह सकते हो, सपोर्ट टीम या सपोर्ट शॉप्स जो हैं वो 80% पे रहते हैं। तो ज़्यादा का फर्क नहीं रहेगा। मान लो अगर एक जेई का आवरली रेट 270 रुपया है, तो यहाँ हर घंटे का हिसाब से आपको, मतलब वहाँ घंटा का कैलकुलेशन टाइम सेविंग में होगा, आपका इंसेंटिव में वो अलग कैलकुलेशन है। मगर बेसिक रेट आपका जैसे 270 पे कैलकुलेशन है 100% वाले में, तो 80% वाले में आपको बस वही 20% का फर्क पड़ेगा, मतलब 220 रुपया के लगभग पे आपका होगा। तो वही कहीं अगर इनको 8,000 रुपया मिलेगा तो आपको 6,000 रुपया इंसेंटिव मिलेगा, मगर मिलेगा थोड़ा रिड्यूस रेट पे मिलेगा। मगर ऊपर जो मैंने डिस्कस किया है, ये सब डिपार्टमेंट ये एलिजिबल नहीं होते हैं इंसेंटिव के लिए। इंसेंटिव स्ट्रक्चर में इनको वर्कशॉप में कवर नहीं किया जाता है। तो खास करके क्या है, देखिए वर्कशॉप आपको एक सीमित एरिया में वर्क करने का मौका मिलेगा। रेलवे में आपको दौड़ भाग ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, आगे से छुट्टी प्लान कर सकते हैं, छुट्टी मिलने में ज़्यादा दिक्कत यहाँ नहीं होती है। वो ओपन लाइन में आप कोई प्लानिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छुट्टी मिलने में थोड़ा सा असुविधा होता है, क्योंकि वहाँ पे जब तक आपको कोई रिलीज नहीं मिलता है तब तक आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, मतलब आपके बदले कोई वहाँ पे काम करे, वो संभाले। वर्कशॉप में जो कि सुपरवाइजर्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं, मतलब शॉप वाइज, तो एक शॉप में मान लीजिए एक एसएससी और 5-6 जेई, मतलब मान लीजिए एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक एसएससी 2 जेई हैं, तो कोई एक कभी छुट्टी बीमार पड़ा तो ले सकता है, आराम से उसको छुट्टी मिल जाता है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एकदम प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, और आप इंजॉय करोगे अपनी ड्यूटी को आराम से। तो चलिए, आशा करते हैं कि वर्कशॉप के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और भी अगर कोई डाउट रहा हो इससे रिलेटेड, वो तो शायद नहीं रहना चाहिए, फिर भी अगर रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी जवाब देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ।